टू कनीज क्लासेस। आज हम समायोजन एडजस्टमेंट की प्रत्यक्ष विधियों डायरेक्ट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समायोजन की अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। इसे देखने हेतु आप समायोजन का मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही लाइक और कमेंट करें ताकि मुझे आगे आने वाली वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। समायोजन के उपायों अथवा विधियों अथवा युक्तियों को 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधियाँ, डायरेक्ट मेथड। दूसरी अप्रत्यक्ष विधियाँ, इनडायरेक्ट मेथड। तीसरी क्षतिपूरक विधियाँ, कंपेंसेटरी मेथड। और चौथी है आक्रामक विधियाँ, एग्रेसिव मेथड। ये चारों प्रकार की विधियाँ होती हैं। हम इस वीडियो में प्रत्यक्ष विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड क्या होता है। जब व्यक्ति समस्या के साथ सीधा संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है अथवा प्रत्यक्ष विधि द्वारा समायोजन के उपायों को करने में वह अपने विवेक व तर्क शक्ति का सहारा लेता है, या वो चेतन अवस्था में होता है और चेतन अवस्था में ही बाधा का निराकरण करता है, तो इस प्रकार की जो विधि होती है वो कहलाती है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, दोनों में क्या हुआ? प्रेम हुआ। जब इनमें प्रेम हुआ तो इन्होंने क्या चाहा? ये शादी करना चाहा इन्होंने। जब ये अपने माता पिता के पास या अपने पेरेंट्स के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इनके रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई। अब इस बाधा को अगर ये पार करना चाहते हैं तो इन्हें अपने माता पिता को मनाना पड़ेगा, या और कोई बाधा है जैसे समाज है तो समाज को मनाना पड़ेगा, या इसके दादा दादी जो है नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाना पड़ेगा, ठीक है ना, या नाना नानी नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो बॉय और गर्ल दोनों हैं अपनी समस्या का प्रत्यक्ष सामना करते हैं चेतन मन से, ठीक है, और इस बाधा को पार कर लेते हैं। सबको मना करके ये विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो विवाह होता है वो होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो ये क्या हो गई? ये जो विधि होगी वो होगी प्रत्यक्ष विधि, यानी कि किसी भी समस्या को चेतन मन के द्वारा सॉल्व करना, ये कहलाती है डायरेक्ट मेथड। अब इसी के साथ साथ हम अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि ये बॉय और ये गर्ल, और इन दोनों में प्यार हुआ, ठीक है, और क्या चाहा? शादी करें। शादी करने के लिए इनको बाधा का सामना करना पड़ा। वही बाधा कि माता पिता नहीं मान रहे हैं या समाज नहीं मान रहा है, इस प्रकार की बाधा। अब इस बाधा को पार करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये बाधा को पार नहीं कर पाए, अर्थात अपने माता पिता या समाज को नहीं मना पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। अब ये तो हुआ इनका असमायोजन या कुसमायोजन, लेकिन इन्हीं ने अपने तनाव को कम करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया, दिवा स्वप्न का। दिवा स्वप्न मतलब कल्पनाओं में इन्होंने अपने विवाह को देखा और संतुष्टि प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो विधि होती है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष विधियां, यानी कि अपनी समस्या से सीधे संतुलन स्थापित करना प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, और अपनी समस्या से सीधे संतुलन स्थापित नहीं करना बल्कि कोई और तरीका अपनाना
ये क्या कहलाएगी? अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में पहली आती है बाधा निराकरण या रिमूविंग हर्डल। व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु उपाय अपनाता है और तनाव से मुक्ति प्राप्त करता है। बाधा निराकरण का एक उदाहरण हम समझ लेते हैं कि किसी परीक्षा में प्रथम बार असफलता प्राप्त करने पर दूसरी बार वह व्यक्ति या बालक पूरी ताकत से पहली रही गलतियों में सुधार करते हुए सफलता प्राप्त करता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कोई पर्सन जो होता है वो परीक्षा देता है और पहला प्रयास करता है। मान लीजिए उसने आरएस की प्री की परीक्षा दी और प्रथम प्रयास में वह विफल हो गया, पास नहीं कर पाया। और उसकी जो त्रुटियां रही वो क्या थी? त्रुटियां रही, मान लीजिए कि उसने कहीं पर कोचिंग नहीं ली, कोचिंग का अभाव रह गया, या फिर अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी, या अपनी स्टडी को उसने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, टाइम मैनेजमेंट उसका सही नहीं था। इस प्रकार की बहुत सारी त्रुटियां उसमें रह गई। अब वो क्या करता है? सेकंड बार एग्ज़ाम देता है। उसका जो द्वितीय प्रयास होता है ना, उसके अंदर वो अपनी पहली वाली सारी त्रुटियों को सुधार लेता है। जैसे कि अगर उसने कोचिंग की कमी रह गई तो उसने कोचिंग कर ली, ठीक है, या फिर उसने बुक्स जो है उसका अभाव था तो उसने बुक्स भी अच्छी सी ले ली, या प्रॉपर टाइम जो नहीं दे पाया था तो वो प्रॉपर टाइम भी उसने दे दिया। तो इस प्रकार से जब वो सेकंड प्रयास करता है तो वह सफल हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ होती है वो कहलाती है बाधा निराकरण, यानी कि रास्ते में जो भी बाधा आती है उसको निराकरण उसका करना और सफलता प्राप्त करना। बाधा निराकरण के बाद अगला आता है मार्गांतरीकरण या मार्ग बदलना, चेंजिंग वेज। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है और असफल हो जाता है तो असफल होने पर उस कार्य हेतु वो दूसरे रास्ते का चुनाव कर लेता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। जैसे कि स्वाध्याय में असफल होने पर प्रतियोगी द्वारा मार्गदर्शक चुनना। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो किसी परीक्षा को देता है लेकिन उसको असफलता मिलती है और उस असफलता का कारण वो ये मानता है कि उसने मार्गदर्शक नहीं चुना और निर्देशन के अभाव में परीक्षा दी, इस कारण से वह असफल हो गया। अब जब वो द्वितीय बार परीक्षा देता है तो वो क्या करता है? मार्गदर्शक का चुनाव करता है और उसके निर्देशन में ही पढ़ाई करता है और सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये जो विधि होती है इसे हम कहते हैं मार्गांतरीकरण या मार्ग बदलना। अगली विधि आती है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूटिंग अदर एम्स। व्यक्ति अपने द्वारा हर संभव उपाय और प्रयास करने के बावजूद भी अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। तो क्या करता है? वो अपने तनाव को कम करने के लिए उस लक्ष्य से मिलता जुलता कोई ऐसा लक्ष्य अपनाता है जो सरलता से पूरा हो सके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी शिक्षक में असफलता प्राप्त करने पर, यानी कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर यदि कोई स्टूडेंट असफलता प्राप्त करता है तो वह थर्ड ग्रेड टीचर में सफलता प्राप्त करके संतोष प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हुआ लक्ष्यों के प्रतिस्थापन का। प्रत्यक्ष विधि के अगले क्रम में आती है विश्लेषण एवं निर्णय, एनालिसिस एंड डिसीजन। जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि ये करूं या ये करूं, इस प्रकार की पोजीशन उसकी आ जाती है। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति अपने दोनों लक्ष्यों का विश्लेषण करता है
और जो उसे उचित समझ पड़ता है उसके पक्ष में निर्णय लेता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक ही दिन में 2 परीक्षाएं होती है। मान लीजिए कि अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे कि रीट की भी है और कॉलेज लेक्चरर की भी है, 2 परीक्षाएं हो रही हैं, है ना। तो 2 परीक्षाएं होने पर विद्यार्थी क्या होगा, द्वंद्व में हो जाएगा कि मैं रीट की परीक्षा दूं या कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा दूं। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि परीक्षाएं हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ ना। तो अब क्या करता है विद्यार्थी कि अपनी योग्यता देखता है कि मैं किस में सफल हो पाऊंगा, विश्लेषण करता है दोनों परीक्षाओं का और अपनी योग्यताओं को भी आंकता है, और फाइनली चुनाव करता है कि अगर वो रीट में योग्य है तो वो रीट की परीक्षा देगा, और अगर वो इस योग्य है कि वो कॉलेज लेक्चरर परीक्षा पास कर सकता है तो वो इसकी परीक्षा देगा। तो जिसकी तैयारी उसकी अच्छी होगी और जिसमें वो योग्य होगा वो उसकी परीक्षा देगा। तो इस प्रकार से यह विधि विश्लेषण एवं निर्णय विधि कहलाती है। अगला हम देखते हैं अवधान प्राप्ति, गेटिंग अटेंशन। इसका उपयोग व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का अवधान प्राप्त करने हेतु करता है, अर्थात वह ऐसा प्रयास करता है कि वह उनके आकर्षण का केंद्र बना रहे। मतलब व्यक्ति यह चाहता है कि सभी व्यक्ति जो हैं उसको देखें या सभी का ध्यान उसकी तरफ रहे। तो इस प्रकार से वो ये प्रयास करता है और अलग अलग तरीके अपनाता है। उन तरीकों में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत सुंदर कपड़े पहनता है। आपने महिलाओं को अक्सर देखा होगा कि वो कहीं जाती हैं या किसी फंक्शन में जाती हैं तो हमेशा सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, या फिर कोई व्यक्ति इग्नोर किया जाता है तो वो चाहता है कि सभी व्यक्तियों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, तो वह प्रतिदिन अभिवादन करना शुरू कर देता है ताकि सभी व्यक्तियों का ध्यान उसकी ओर जाए। इस प्रकार हमने समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के बारे में पढ़ा। अगले आने वाले वीडियो में हम समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें